हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मृत्युंजय महक के बाद सुन डॉक्टर की तरफ देखते हुए मिसेज पांडे जाकर चेक कीजिए। डॉक्टर अपना सिर हिलाकर कमरे की तरफ चले जाते। वहीं इंस्पेक्टर पांडे निमृत की तरफ कन्फ्यूजन में देखने लगे। वीर इंस्पेक्टर पांडे के कन्फ्यूजन भरी आंखों को देखकर बोला, गिरफ्तार कीजिए अपने एसपी साहब को। उसने हमारी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसे ज़बरदस्ती अगवा किया और हमारे बहनों को अभी भी अपने पास रखा है। निमृत वीर की बात सुनकर बोला, खाली जुबान के इल्ज़ाम से कुछ नहीं होता है मिस्टर सिसोदिया, कोई सबूत भी होना चाहिए। निमृत की बात पर इंस्पेक्टर पांडे वीर की तरफ देखते हुए बोला, आपके पास कोई सबूत है? मृत्युंजय इंस्पेक्टर पांडे के बात पर बोला, रात के इस वक्त वैशाली यहाँ क्या कर रही है? निमृत मृत्युंजय की बात पर वह खुद आई है, मैं उसे ज़बरदस्ती किडनैप करके नहीं लेकर आया। मृत्युंजय निमृत की बात पर उसे घूरने के बाद इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देख कर बोला, आप गिरफ्तार करेंगे या फिर नहीं? इंस्पेक्टर पांडे कुछ करता उससे पहले ही निमृत गन निकाल कर मृत्युंजय के ऊपर तानते हुए बोला, मिस्टर सारा, रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। मृत्युंजय अपनी गन निकालकर निमृत पर पॉइंट करते बोले, मेरा भाई कहाँ है ये बताओ पहले। फिलहाल तो जिंदा है, लेकिन मैं उसे बहुत जल्द जहन्नुम में भेजने वाला, और अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। निमृत ने मृत्युंजय को धमकाते हुए कहा। इंस्पेक्टर पांडे निमृत की तरफ देखते हुए बोले, सर आप ये क्या कर रहे हो? निमृत इंस्पेक्टर पांडे की बात को इग्नोर करते हुए बोला, पांडे इन लोगों से कहो मुझे जाने दे। मृत्युंजय गुस्से में निमृत को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा। वीर मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोला, हम अमृत को ढूंढ लेंगे, लेकिन उसे कुछ हो गया तो वैशाली की बेकाबू हो जाएगी, इसे यहाँ से जाने दो। मृत्युंजय वीर की बात पर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो? इसने मेरे भाई को किडनैप किया और मैं इसे जाने दूँ? निमृत उन दोनों को बातों में बिजी देखकर जल्दी से दरवाज़ा बाहर से बंद करके वहाँ से निकल जाता है। मृत्युंजय दरवाजे को बंद देकर जल्दी से खिड़की तोड़ते बाहर आता और इधर उधर देखता है तो वहाँ पर निमृत की बाइक नहीं थी। मृत्युंजय बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं आया था, वो वीर के साथ वैशाली के लोकेशन पर आ गया था। उसके साथ बाकी बॉडीगार्ड्स अमृत को अभी भी ढूंढ रहे थे। इधर वैशाली अभी भी दर्द में चीख रही थी। वर्षा कमरे से बाहर आ जाती है। मृत्युंजय जो कि वहीं पर रुक गया था उसे बाहर आया हुआ देख कर बोला, क्या हुआ? नथिंग, डोंट लाइक ए लॉट ऑफ नॉइज, वर्षा ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय उसे घूरते हुए, डॉक्टर ने क्या कहा? वर्षा मृत्युंजय को कुछ कहते उससे पहले उन सबको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मृत्युंजय का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ जाता है। वीर खुश होते हुए मृत्युंजय से बोला, जब अमृत को पता चलेगा वो कितना खुश होगा। वो हमेशा कहता था उसे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है अपने बच्चे का। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते बोले, मुझे अपने भाई को ढूंढना है, अगर उसे कुछ हुआ ना मैं सच में इस एसपी को जिंदा दफन कर दूंगा। इंस्पेक्टर पांडे मृत्युंजय की बात पर बोला, डोंट वरी मिस्टर सारंग, मैंने ऑफिसर्स को उनके पीछे लगा दिया है। मृत्युंजय इंस्पेक्टर पांडे की बात पर बोला, मेरा भाई मुझे जल्दी से जल्द चाहिए। तभी डॉक्टर पांडे टॉवल से लिपटी एक प्यारी सी बच्ची को लेकर आती है। वीर आगे आकर डॉक्टर पांडे की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, दिखाइए। डॉक्टर पांडे बच्चे को वीर की गोद में देते, बेबी गर्ल है। वीर डॉक्टर की बात पर बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है, उसकी तरफ देखता है जो बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह गोरी थी। उसके गाल फूले हुए थे, उसके होंठ गुलाब के पंखों की तरह गुलाबी थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ कसकर बंद कर रखी थी और उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके पलके काफ़ी लंबे थे। उसके बाल बिल्कुल काले और घने थे। वीर उस बच्ची के गाल पर किस करता है तो वो आंखें बंद करके जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देख वीर उसे छूटते हुए कहता है, शांत हो जाओ प्यारी बच्ची, मैं आपका मामा हूँ। लेकिन वो रोना बंद ही नहीं करती, जिस पर वीर मृत्युंजय की तरफ बच्चे को बढ़ाते हुए बोला, यार तुम संभाल लो, इसे कितना रोती है। मृत्युंजय जो कि लगातार उसे देखा जा रहा, 2 कदम पीछे होकर बोला, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाते। वीर मृत्युंजय की बात पर बोला, सोफे पर बैठो। मृत्युंजय वीर की बात पर सोफे पर बैठ जाता है तो वीर उसकी गोद में बच्ची को दे देता। मृत्युंजय की गोद में जाने के कुछ पल बाद वो चुप होकर अपनी उंगली को मुँह में डाल सक करने लगती है। मृत्युंजय उसके हाथ को मुंह से हटाते हुए, अरे ये गंदा होता है। मृत्युंजय के हाथ को पकड़ने पर वो कसकर मृत्युंजय को उंगली को पकड़ लेती और धीरे से अपनी आंखें खोलकर मृत्युंजय की नीली आंखों को देखने लगती है। मृत्युंजय उसकी स्टेन ग्रे आंखों को देख उसके गाल को हल्का सा छूकर बोला, हेलो। मृत्युंजय के गाल को छूने पर धीरे धीरे मुँह बनाते हुए सिसकने लगती है, जिसे देखकर मृत्युंजय जल्दी से उसे झुलाते हुए कहता है, रोना मत, मैं नहीं छूऊंगा।
मृत्युंजय को झुलाने पर वो चुप होकर अब एकटक मृत्युंजय को देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा डैडा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बिग डैडा हूँ। तभी महक वहाँ आ जाती है और बाहर एम्बुलेंस भी आकर खड़ी हो जाती। महक मृत्युंजय के पास बच्ची को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे दीजिए। मृत्युंजय महक की बात पर बच्ची को उठाने के बजाय बोला, तुम खुद ले लो। महक मृत्युंजय की बात पर खुद झुककर उसके गोद से बच्ची को लेकर बोली, मैंने एम्बुलेंस को बुलाया है, वैशाली को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मृत्युंजय सुबह से खड़ा हो अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, मैं अमृत को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम वीर के साथ वैशाली को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाओ। इतना कहकर मृत्युंजय बिना किसी बात सुने घर से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय के जाने के बाद वैशाली, जो अभी भी होश में थी, कमरे से बाहर आती है। उसके साथ डॉक्टर पांडे भी थे, जो उसे संभाल रही थी। वैशाली इधर देखने के बाद महक की तरफ देखकर बोली, वो कमीना कहाँ है? महक वैशाली की बात सुनकर बोली, वैशाली तुम चुप रहो, तुम हॉस्पिटल चल रही हो। वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, हम बिल्कुल ठीक है, हमको हमारा पति चाहिए। वीर बच्ची की तरफ इशारा करते हुए वैशाली से बोला, बच्ची को देखो, तुम दोनों को हॉस्पिटल जाना होगा कुछ चेकअप के लिए। वैशाली अपनी बच्ची की तरफ देखते हुए महक के पास जाकर उसके गाल को छूकर बोली, बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती हो, लेकिन हमको तुम्हारे पापा को लेने जाना है, इसलिए अपनी बड़की अम्मा के साथ रहो। इतना कहकर वैशाली उसके माथे पर चूम लेती है, जिस पर महक उसके हाथ को पकड़कर कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो मुझसे बात मत करना। वैशाली महक के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, एक बार अमृत को वापस आने दो, आप जहाँ कहोगे हम चलेंगे, प्लीज़ दीदी। महक वर्षा की तरफ देखते हुए बोली, वर्षा वैशाली को संभालो और एम्बुलेंस से लेकर कर चलो। वर्षा अपना सिर हिला वैशाली की तरफ आती है, जिस पर वैशाली गुस्से से कहती, हम कह रहे हैं ना, हमें अपने पति के पास जाना है। वर्षा वैशाली के पास आकर उसके गले का वाइटर पॉइंट पर प्रेस करती है, जिस पर वैशाली बेहोश हो जाती है। तो वीर जल्दी से आगे आकर वैशाली के अपने बाहों में उठाकर बाहर ले जाता है। वो लोग एक साथ सभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर एक बाइक रुकी हुई थी और अमृत की कार भी वहीं पर खड़ी हुई थी और अमृत घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा हुआ। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रक चल रहे थे और निमृत के कुछ लोग भी वहाँ पर थे। निमृत अमृत के पास जाकर उसके ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, अगर आज तुम वैशाली के साथ ना होते तो तुम इस सिचुएशन में नहीं होते। अमृत निमृत की तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए अटकती हुई आवाज़ में बोला, तुम मरना चाहते हो? निमृत अमृत के सीने पर गन को रखते हुए बोला, नहीं, मरना तुम्हें है, फिर वैशाली मेरी हो जाएगी। अमृत निमृत के हाथ को हटाते हुए बोला, देखो, तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। वैशाली मुझसे प्यार करती है। प्यार का क्या है, शख्स के चले जाने पर वो किसी और के लिए बदल जाता है और जब तक तुम उसके साथ हो वो मुझसे प्यार नहीं करेगी, इसलिए तुम मर जाओ। निमृत ने अमृत की बात पर कहा, जिसे सुन अमृत खड़ा होते हुए बोला, चलो फेयर गेम खेलते हैं, जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा। ये कहते हुए अमृत लड़खड़ा जाता है, जिसे देखने अमृत हंसते हुए कहता है, हा हा, मानना पड़ेगा, अकल काफ़ी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन तुम अपने खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो। अमृत निमृत की बात पर बोला, पैरों का क्या है, वो तो एक न एक दिन जवाब दे देते हैं, तुम ये बताओ, तुम जीतोगे कैसे? इतना कहकर अमृत एक घूसा निमृत के मुंह पर चढ़ देता है। अचानक अमृत के ऐसा करने पर निमृत 2 कदम पीछे हो जाता है और गुस्से में अमृत को देखते हुए पागलों की तरह अमृत के मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देता है। अमृत अपने डिफेंस में अपने चेहरे को कवर करते हुए बचने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रग्स का असर उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। निमृत नॉर्मल था, जिस कारण निमृत को संभालना अमृत के लिए भारी पड़ रहा था। तभी गनशॉट की आवाज़ आती है और निमृत के बाजू को बुलेट चीरते हुए जाकर पैर पर लगती है। निमृत दर्द से चीख पड़ता है और अपने बाजू को कसकर पकड़ उस तरफ देखता है जहां अंधेरे में ब्लैक हुड्डी पहने बाइक में तेज़ी से कोई आ रहा था, लेकिन 10 मीटर की दूरी पर ही उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। स्पोर्ट्स बाइक जाकर वहां पर रुकती है। निमृत के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। विप्लो बाइक से उतर अपने कदम निमृत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बस कुछ पल की जिंदगी फिर मौत। ये कहते हुए विप्लो अमृत की तरफ देखता है, जिनके होठों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर काफ़ी सारे निशान थे, जिन्हें देखते हुए विप्लो की मुठ्ठियाँ आपस में कस जाती है कि वहाँ पर 2 महिंद्रा और एक BMW आकर रुकती है। उसके साथ 2 बाइक भी थी। दीप, शोभित, डेविड और राजीव BMW से बाहर आते हैं और बाकी गाड़ी से बॉडीगार्ड्स बाहर आ जाते हैं और निमृत के सारे लोगों को घेर लेते हैं, जिन्हें देखते हुए निमृत अपने दर्द को इग्नोर कर अमृत पर गन पॉइंट करके
कहता है मर जाऊंगा लेकिन इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। शोभित अपनी गन निकाल कर निमृत पर तानते हुए बोला, अगर मेरे भाई को तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। निमृत शोभित की बात पर बोला, यार तुम लोग धमकी बहुत देते हो, कर कुछ नहीं सकते, मैं करके दिखा। इतना कहकर निमृत अमृत के बाजू पर गोली चलाता है, जिस पर अमृत दर्द से चीख उठता है। शोभित निमृत के वार करने पर उसके ऊपर गोली चलाता है, जिस पर निमृत साइड होकर अमृत के माथे पर गन तानते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारी एक गलती और तुम्हारे भाई की खोपड़ी आउट। डेविड निमृत को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है और अमृत की तरफ देखता है, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था। डेविड अपनी गन निकालते हुए सारे बॉडीगार्ड से बोला, इसके लोगों को मार दो। डेविड के बाद प्रदीप उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो, अगर उसने अमृत को मार दिया तो। डेविड प्रदीप की बात को इग्नोर करके बोला, जितना कहा उतना करो। डेविड की बात पर बॉडीगार्ड्स अपनी गन से एक साथ निमृत के सारे बॉडीगार्ड्स पर गोली चलाते हैं, जिस कारण निमृत का ध्यान भटकता है और डेविड अपनी गन निमृत पर पॉइंट कर जोर से कहता है, अमृत नीचे झुको। अमृत नीचे झुकता है तो डेविड निमृत पर गोली चला देते हैं, जो कि उसके कंधे पर लगती है और अमृत, जो कि नीचे झुककर रोड के साइड पर आ गया था, एक ट्रक पीछे से आने लगती है, जिस पर विप्लो भागते हुए उसके पास जाकर उसे साइड में धक्का देता है तो ट्रक से विप्लो को ठोकर लगती है और विप्लो लगभग 10 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। विप्लो की हालत को देखकर शोभित जोर से चीखा, विप्लो, ये कहते हुए शोभित विप्लो की तरफ भागता है। डेविड निमृत के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़कर उसके मुंह पर गुस्सा मारने लगता है, जिस पर निमृत डेविड को धक्का देकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहता है, जिंदा रहा तो जरूर वापस लौटूंगा। इतना कहकर निमृत उस सड़क के किनारे बने खाई में कूद जाता है। डेविड गन उसके ऊपर चलाते हुए बोला, वापस लौटने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये कहते हुए डेविड निमृत के ऊपर सारी गोलियां उतार देता है, लेकिन सिर्फ 2 गोली निमृत को लगती है, जो कि एक पेट और दूसरा उसके पैर पर था। इधर शोभित भागते हुए विप्लो के पास पहुंच उसकी तरफ देखता है तो विप्लो हिलडुल नहीं रहा और उसके कपड़े फट चुके थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जिसे देखते हुए शोभित जल्दी से बैठकर विप्लो को गाल को थपथपाते हुए बोला, विप्लो, विप्लो भाई उठ जा यार। ये कहते हुए शोभित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन विप्लो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। वही डेविड अमृत को संभालता है, जो कि अब बेहोश हो गया था क्योंकि ड्रग्स का असर उसकी पूरी बॉडी पर हो चुका था। उसकी हालत को देखते हुए डेविड जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा चिल्लाते हुए राजीव से बोला, डॉक्टर को कॉल करके ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कहो। इतना कहकर डेविड जल्दी से अमृत को गाड़ी के अंदर सुला देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और शीट बाहर निकाल कर शोभित पर चिल्लाते हुए कहता है, वहाँ पर बैठ कर रोने से कुछ नहीं होगा इडियट, विप्लो को लेकर आओ। शोभित, जो कि खून से लटपट विप्लो को देखकर हद से ज़्यादा पैनिक हो गया था, विप्लो को जल्दी से अपनी गोद में उठाकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी गाड़ी फुल स्पीड में हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। दीप वहीं पर रख कर राजीव की तरफ देखते हुए बोला, हमें अपने लोगों के खाई के नीचे भेजना होगा, अगर वो जिंदा रहा तो। राजीव दीप की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिलहाल के लिए मृत्युंजय को इन्फॉर्म करके हमें हॉस्पिटल निकलना है। दीप राजीव की बात पर अपना सिर हिलाता है, वो लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल में विप्लो के दिल की धड़कन रुक चुकी थी, तो वो ऑपरेशन थिएटर में था। उसे कार्डियोक शॉक दिया जा रहा था ताकि उसके दिल की धड़कन फिर से शुरू हो। बाहर पूरी सारंग फैमिली खड़ी हुई थी, जहाँ एक खुशी आई थी वहीं गम के पल भी चल रहे थे। रचना को पीताम्बर संभाल रहे थे, वहीं अदिति का रो रो कर बुरा हाल था। रिया अनमोल के साथ आ चुके थे और सुधांशु भी ध्रुवी के साथ वहीं पर था। रिया सब लोगों की तरफ देखने के बाद शोभित की तरफ देख कर बोली, भाई अदिति कहाँ है? शोभित इधर उधर देखते हुए बोला, पता नहीं। जिस पर रिया अपने सिर हिलाकर बोली, आप यहीं पर बैठे रहो, मैं उसे देख कर आती हूँ। इतना कहकर रिया अदिति को ढूंढने चली जाती है। अनमोल भी उसके पीछे चला जाता है। रिया जब अस्पताल से बाहर पहुंचती है तो उसकी नज़र सीधा सामने बने मंदिर में बैठी अदिति पर जाती, जो कि अपने हाथ जोड़े रोती हुई बैठी थी और भगवान से शिकायत और प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर रिया की आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिसे देख अनमोल रिया के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, बापू को कुछ नहीं होगा। रिया रोते हुए अनमोल के सीने से लगकर, सच में उसे कुछ नहीं होगा ना, मैं मर जाऊँगी अगर उसे कुछ होगा तो। अनमोल रिया के पीठ पर सहलाते बोले, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा उसे। इधर अदिति हाथ जोड़े रोते हुए बोले, भगवान जी, मैं और
वापी तो आपके सारे पूजे करते हैं ना, तो आपने मेरे वापी के साथ ऐसा क्यों किया? वो कितना प्यारा है, सबको कितना प्यार करता है, लेकिन आपने उसे हॉस्पिटल में सुला दिया। उसे जल्दी से ठीक कर दो। मैं खाना खाने की जिद नहीं करूँगी, अच्छे से अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस पर फोकस करूँगी, आपके सारे फास्ट रखूँगी। प्लीज़ हमारे वापी को ठीक कर दो। इतना कहकर अदिति फिर से रोने लगती है। रिया उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मत रो अदिति, वापी को कुछ नहीं होगा, भगवान जी उसे कुछ नहीं होने दें। अदिति रिया के बात पर सिसकते हुए बोली, क्या भगवान जी नाराज़ हो गए हमसे? लेकिन हम तो उनकी अच्छे से पूजा करते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनमोल अदिति की बात पर बोला, क्योंकि हर जिंदगी में सुख और दुख लगे होते हैं। अगर आज दुख आया है तो कल सुबह होते ही गुड न्यूज आएगी, और अपने साथ हुए गलत चीज़ों के लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अदिति अनमोल की बात पर बोली, मैं दोष नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस मांग रही हूँ कि हमारे वापी को जल्दी से ठीक कर दे, हमारी फैमिली फिर से हैप्पी हो जाए, अमृत के गाल पर भी हैप्पी हो जाए। अनमोल अदिति के सिर पर थपथपाते हुए, डोंट वरी, वापी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। अनमोल की बात पर अदिति सिसकते हुए भगवान की तरफ देखने लगी। इधर वैशाली आईसीयू में खड़ी हुई थी और अमृत उसके सामने बेहोश बिस्तर पर लेटा था। उसके हाथों में आईवी चढ़ी हुई थी। वैशाली के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। महक उसकी बेटी को संभाल रही थी। वैशाली अमृत को थोड़ा सा पास जाकर उसके माथे को सहलाते हुए उसके माथे पर चूम कर बोली, सब हमारे कारण हो रहा है, अगर हम तुम्हारी जिंदगी में नहीं आते तो आज तुम इस हालत में नहीं होते। ये कहते हुए वैशाली की आंखों में आंसू बहकर अमृत के गाल पर गिर जाते हैं। तभी कोई वैशाली के बाजू को कस कर पकड़ लेता है। वैशाली सिर घुमा कर देखती है तो रचना गुस्से में उसे घूर रही थी। रचना वैशाली को खींचते हुए आईसीयू से बाहर लाकर बोली, निकल जाओ यहाँ से और दूर हो जाओ हमारे परिवार से। वैशाली रचना की बात पर शांत नजरों से उसकी तरफ देखते हुए, काकी अपनी गंदी जुबान से मुझे चाची मत कहो, आज तुम्हारे कारण हमारे परिवार के दोनों बच्चे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए, सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने बताया क्यों नहीं कि उस एसपी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रचना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। रचना के चिल्लाने की आवाज़ पर सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। मृत्युंजय रचना की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ चाची, अब वैशाली पर क्यों चिल्ला रही हो? रचना गुस्से में वैशाली की तरफ इशारा करते हुए, इसे यहाँ से जाने के लिए कहो, इसके कारण सब कुछ हो रहा है। मृत्युंजय रचना की बात सुनकर, आप ये क्या कर रही हो? वैशाली ने कुछ नहीं किया है। रचना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू ले, तुमने देखा ऑपरेशन थिएटर में मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है कि यहाँ आईसीयू में अमृत अभी भी बेहोश है, और ये सब कुछ हो रहा है इस वैशाली के कारण। ये कहते हुए रचना गुस्से में वैशाली को देखती। वीर रचना की बात पर बोला, आप इस तरीके से वैशाली पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उसने कुछ नहीं किया है, बल्कि उसने सबको बचाना चाहा, और विप्लव अमृत किसी को कुछ नहीं होगा। रचना वीर की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए, हमारे परिवार में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, जब अपने बदले के लिए सब वैशाली ने हम लोगों का इस्तेमाल किया, तब से सब हमारे दुश्मन बन गए। सिर्फ वैशाली के कारण ये हमारे परिवार के लिए एक शराब से कम नहीं, और मैं अब इसे हमारे घर में नहीं रहने दूँ। वैशाली रचना की बात पर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसी कोई गलती नहीं होगी आगे से, लेकिन हमको अपने परिवार से अलग मत कीजिए काकी सासू। रचना गुस्से में वैशाली को घूरते हुए, क्यों? ताकि तुम और हमारे घर को आग लगा सको, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रहने दूँ? ऐसा होगा ही नहीं, मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निर्जला रचना की तरफ देखते हुए बोली, रचना कुछ भी बकवास मत करो, वैशाली सारंग परिवार की बहू है और अमृत की पत्नी। आज ही उन दोनों की एक बच्ची है, वो किसी मनहूस से कम नहीं है, जिसने पैदा होते अपने बाप और अपने चाचा को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर। रचना ने गुस्से में कहा। रचना के ऐसी बातों को सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।